हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम आपकी यूनिट 3 को कवर करने वाले हैं ऑफ योर एचआरएम। सो एचआरएम के आपने इससे पहले वाले यूनिट्स नहीं देखे हैं तो मैम कहाँ पे मिलेंगे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। इसकी जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेते हैं आप थ्रू द पीपीटी ले सकते हैं, बट अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो में एट द एंड बने रहे, मैं हमें बताऊंगी कि आपको वो पीडीएफ कैसे मिल सकती है। बाकी जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े उन्हें पता भी है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके वन शॉट वीडियो के साथ। यूनिट 3 को कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक चीज़ मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगी कि इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब इस यूनिट से ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज़ फोकस के साथ देखना, और मैं बता भी दूंगी कि किससे आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट में बात करेंगे एम्प्लॉयज़ को लेके, और एम्प्लॉयज़ के चीज़ों के बारे में यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई, लाइक उसका कंपनसेशन क्या होता है, उसके अलावा जॉब एनरिचमेंट क्या है, जॉब एनलार्जमेंट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनसेशन की। ये क्या होता है कंपनसेशन? कहते हैं ना एम्प्लॉय कंपनसेशन, मतलब मैम क्या मतलब, आपको क्या लगता है बेटा? एम्प्लॉय कंपनसेशन मतलब क्या, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय या क्या? कहते नहीं कि कंपनसेशन है, मेरा कंपनसेशन ये है मेरे ऑफिस में। सो कंपनसेशन इज नॉट ओनली सैलरी, सिर्फ सैलरी ही नहीं मिलती एक एम्प्लॉय को। तुम बताओ, तुम सोचो ना कि और कौन सी चीज़ें जो एक एम्प्लॉय को मिलती हैं। मैम जैसे कि मुझे लगता है पीएफ कटता है, रिटायरमेंट में कुछ फंड मिलता है, छुट्टियाँ भी क्या कंपनसेशन में आएंगी? मैम वो भी कंपनसेशन होगा, हाँ उसका भी एक पार्ट होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे होगा। बट और क्या लग सकता है आपको? मैम जो इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं कंपनी, क्या वो भी कंपनसेशन का पार्ट है, क्योंकि वो भी एम्प्लॉय के बेनिफिट में ही आएगा। हाँ, तो इससे तुम्हें एक चीज़ तो क्लियर होगी कि सिर्फ सैलरी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉय को मिलते हैं, वो सब मिलके क्या बनाते हैं तुम्हारा कंपनसेशन। ठीक है, तो मतलब क्या है कंपनसेशन का? टोटल क्या है? टोटल किस चीज का टोटल मैम? टोटल अमाउंट बेटा, टोटल अमाउंट ऑफ मनी एंड बेनिफिट्स, मतलब मनी भी है और बेनिफिट्स भी है, मतलब फायदे। हो सकता है बेनिफिट्स मनी के टर्म में हो सकता है बेनिफिट्स मनी के टर्म में ना हो, है ना, डायरेक्ट तुम्हें मनी ना दे रहे हो, बट वो फायदे तुम्हें दे रहे हैं कि तुम्हें ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हें टूर का एक पूरा पैकेज गिफ्ट कर दे रहे हैं, तो तुम्हें कुछ फायदे मिल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी और बेनिफिट्स जो तुम्हें मिलता है जॉब को करने के लिए, फॉर डूइंग अ जॉब यू गेट। मतलब भाई ऐसे थोड़ी ना तुम्हें कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट कंसिडर करके तुम्हें पैसा और बेनिफिट्स देगा। ऑफ कोर्स यू आर डूइंग जॉब देयर, दैट्स व्हाई यू गेटिंग द अमाउंट, राइट। सो टोटल अमाउंट मतलब मैम इसमें हमारा मनी आएगा और बेनिफिट्स आएगा, उसका जो भी टोटल है वो हमारा क्या कहलाएगा? कंपनसेशन। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी एंड बेनिफिट दैट एम्प्लॉय गेट फॉर व्हाट? फॉर डूइंग द जॉब। ठीक है, वो होता है अब आपका क्या? एम्प्लॉय कंपनसेशन। तो कंपनसेशन में क्या आएगा मैम? सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स एंड ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड गिवन टू एन एम्प्लॉय। मतलब तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा वेजेस, जैसे तुम मजदूरी कर रहे हो, कोई अनस्किल्ड वर्कर है तो भाई उसको वेजेस मिलता है, जो स्किल्ड है उसको सैलरी। तो सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ये सब तुमको दिए जाते हैं, यही होता है तुम्हारा कंपनसेशन। नेक्स्ट आता है कि मैम इसमें क्या आएगा? देखो बेटा, पहला तो बेसिक सैलरी और वेजेस तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, हाँ मैम मिलता है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो मिलता है ना। तो बेसिक जो तुम्हें बेनिफिट्स, बेसिक जो तुम्हें सैलरी दे रहे हैं, बेसिक जो वेजेस दे रहे हैं वो तुम्हारा आएगा ही आएगा, सॉर्टेड है, ये तो क्लियर है भाई। काम कर रहे हो, महीने की सैलरी तो तुम्हें मिलेगी। इसके अलावा अलाउंसेस सुनते होगे, कुछ तुम्हारी स्पेसिफिक नीड को, जैसे कि तुम मेट्रो सिटी में रह रहे हो, बाहर गए हो, तुम्हें बाहर बुलाया गया है किसी सिटी में जॉब के लिए, तुम अपनी सिटी छोड़ के वहाँ गए हो, तो वो लोग कहते हैं कि हम आपका रहने खाने का पैसा देंगे, रहने खाने का हम आपको सुविधा देंगे, है ना, आपका रेंट हम कंपनी अलग से देगी, आपका ट्रैवलिंग आने जाने का खर्चा कंपनी बेयर करेगी। करती है कि नहीं करती है? वो सारी चीज़ें भी इसमें आएंगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पेमेंट जो वो तुम्हें दे रहे हैं,
तुम्हारी स्पेसिफिक ज़रूरतों के लिए, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, डेयरनेस अलाउंस, कि महंगाई बढ़ गई तो तुम्हें भत्ता मिल रहा है उसके लिए। तो ये सारे चीज़ें क्या है, आप तुम्हारे एम्प्लॉय कंपनसेशन में आएंगे। इसके अलावा इंसेंटिव्स, एक्स्ट्रा मनी जो तुम्हें मिलता है जब तुम कोई अच्छा परफॉर्म करते हो या टारगेट पूरा करते हो। कंपनी ने टारगेट रखा कि 500 यूनिट का जो टारगेट इस साल पूरा करेगा हम उसको एडिशनल पेमेंट देंगे, वो तुम्हारा इंसेंटिव, तो वो भी तुम्हारे कंपनसेशन का पार्ट है। बोनस, कोई फेस्टिवल हुआ या साल खत्म हो रहा है तो उसके एज अ रिवॉर्ड तुम्हें बोनस मिलता है, मिलता नहीं है लेकिन मिलता है, हाँ मैं मिलता है, तो वो बोनस भी आपका कंपनसेशन का पार्ट है। तो कंपनसेशन में बेटा सब कुछ आ रहा है, तुम्हारा सैलरी आ रहा है, तुम्हारा इंसेंटिव आ रहा है, तुम्हारी स्पेसिफिक नीड के लिए जो तुम्हें वो अलाउंसेस दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा बोनस हो गया, ये सब तुम्हारा कंपनसेशन में है। इसके अलावा फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट मतलब मैम मतलब नॉन कैश बेनिफिट्स, जैसे कि पीएफ तुम्हारा कटता है, तुम्हें यहाँ कोई पैसा नहीं पकड़ा रहे वो, लेकिन तुम्हारा पैसा डिडक्ट कर रहे हैं और एट द एंड तुम्हें वो प्रोविडेंट फंड मिल रहा है ना, उस तरीके से मिलेगा। इंश्योरेंस हो गया, तुम्हें सीधा पैसा नहीं मिल रहा है, तुम्हारा इंश्योरेंस करा दिया, कल को तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो तुम्हें वो पैसे मिलेंगे। पेड लीव्स, तुमने छुट्टी ले ली, मैंने कहा ना छुट्टियाँ, पेड लीव कंपनसेशन का पार्ट है, मतलब तुमने छुट्टी ली फिर भी तुम्हें उसका पैसा मिलेगा, सो दिस इज पेड लीव। कैंटीन फैसिलिटी, कंपनी फोन मिला तुम्हें, लैपटॉप मिला कंपनी की तरफ से, कार मिली, ये सारे फ्रिंज बेनिफिट्स हैं जो नॉन कैश बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। इसके अलावा पर्क्स, अच्छा फ्रिंज बेनिफिट्स में इन्होंने कंपनी कार को नहीं इंक्लूड किया, इन्होंने पर्क्स में इंक्लूड किया, मतलब स्पेशल बेनिफिट जो हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज को, मतलब कैटेगरी डिवाइड कर दी थोड़ी। अगर तुम एज अ एम्प्लॉय नॉर्मल कंसीडर करो तो यू कैन इंक्लूड द कार एज वेल, बट यहाँ पे फ्रिंज क्या पार्ट इन्होंने पर्क्स वर्ड यूज किया है, और पर्क्स में बेसिकली वो स्पेशल बेनिफिट्स को मेंशन किया है जो हायर लेवल एम्प्लॉयज को मिलते हैं। तुम देखते हो कि जो ए ग्रेड लेवल एम्प्लॉयज होते हैं, है ना, जो बहुत हाई पोस्ट पे होते हैं, उन्हें कंपनी की तरफ से रहने के लिए घर, उनको आने जाने के लिए पूरी कार, क्लब मेंबरशिप, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सब किसका पार्ट है, उसके कंपनसेशन का। ओवर टाइम पेमेंट, तुम अलग से काम करते हो, ओवर टाइम नॉर्मल वर्किंग आवर है 8 घंटे, 8 घंटे से भी ज़्यादा तो 12 घंटे काम करो, तो 3 घंटे का तुम्हें क्या मिल रहा है, ओवर टाइम मिल रहा है, वो पैसा मिलेगा तुम्हें। सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंपनसेशन। सो कंपनसेशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है वेजेस, सैलरी, दैट्स इट। नो, अब आप नहीं कंफ्यूज होगे, बिकॉज यू गॉट द पॉइंट कि वेजेस, सैलरी के पार्ट जितने भी बेनिफिट, चाहे वो मनी के टर्म में हो या नॉन मनी के टर्म में हो, जो एक एम्प्लॉय को मिलते हैं फॉर डूइंग द जॉब इज कॉल्ड कंपनसेशन। क्लियर? उसमें क्या क्या आएगा हमने कवर किया, हाँ मैम, उसमें क्या क्या आएगा हमें समझ में आ गया है कि बेसिक सैलरी एंड वेजेस आएगा, इसके अलावा मेरा अलाउंसेस आएंगे, ठीक है, इंसेंटिव्स आएगा, बोनस आएगा, फ्रिंज बेनिफिट्स आएंगे, वर्क्स आएगा एंड मेरा ओवर टाइम पेमेंट आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रीफ है, तो तुम्हें मीनिंग पता होनी चाहिए क्या है, जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन मतलब क्या बेटा, खुद सोचो, वर्ड से तोड़ा करो चीजों को। हम कहेंगे हम आपका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब मैम आप हमारे बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आप हमें एनालाइज कर रहे हैं, एक तरीके से आप जाना चाह रहे हैं हमें इन द डेप्थ। हाँ, उसी तरीके से बेटा जॉब का भी इवैल्यूएशन होता है, हम जानना चाह रहे हैं उस जॉब की क्या वर्थ है, वो जॉब क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। पूरी तरीके से हम जब जॉब को इवैल्यूएट करते हैं इस जानने के लिए कि उस जॉब की कितनी वर्थ है, उसको हमें उसके अकॉर्डिंग हमें कितना उसको पे करना है जो वो पर्सन उस जॉब को करेगा, ताकि उसकी वर्थ समझ पाए उस जॉब की, और उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें बेनिफिट्स एक एम्प्लॉय को दे पाएँ, वो होता है तुम्हारा जॉब इवैल्यूएशन। हर ऑर्गेनाइजेशन जॉब को इवैल्यूएट करती है, इसीलिए वो कहती है कि ये जॉब डिफ़िकल्ट है, इसकी सैलरी पैकेज ज़्यादा होगा, ये जॉब मीडियोकर है, इसका सैलरी पैकेज ये होगा। वो कैसे पता चला उसको, क्योंकि उसने जॉब को इवैल्यूएट किया, उसने उसको एनालाइज किया प्रॉपर्ली कि इसमें क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या स्किल्स हैं, उसके बाद उसने डिसाइड किया। क्लियर? तो जॉब इवैल्यूएशन मतलब फाइंडिंग द वैल्यू एंड वर्थ ऑफ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट
फेयर सैलरी कैन बी डिसाइडेड, ठीक है। जैसे कि मुझे जब तक पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी क्या वर्थ है, मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं दे पाऊंगी जो तुम्हें चाहिए होगी। अगर मुझे पता है कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, तो इसको अच्छा डिसिप्लिन इन्वायरमेंट, इसको फोकस स्टडी, इसको अच्छा स्टडी मटेरियल दिया जाए जिससे वो और अच्छा ग्रो कर पाए। अब मुझे पता ही नहीं तुम्हारी वर्थ क्या है, तो फिर मैं तुम्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पाऊंगी जो तुम डिजर्व करते हो आगे जाने के लिए, ठीक है। तो जॉब इवैल्यूएशन से एक ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि वो जो जॉब है उसकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, सो डैट वो फेयर सैलरी उसके लिए डिसाइड कर पाए। जैसे एक मैनेजर जॉब है, वो आपको भी पता है, क्लर्क की जॉब से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैनेजर को तो बहुत सारे टास्क करने होते हैं, क्लर्क का सिंपल क्लरिकल वर्क, डेली रूटीन वर्क। तो सैलरी किसकी ज़्यादा होगी? मैम मैनेजर की। कैसे पता चला? क्योंकि हमने इस जॉब की क्या करी, वर्थ फाइंड की। क्या फाइंड करी? वैल्यू फाइंड करी, जिससे हमें पता चल गया कि इसकी क्या फेयर सैलरी होनी चाहिए। सो जॉब इवैल्यूएशन आपको सैलरी वगैरह और कंपनसेशन वगैरह डिसाइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर? तो जॉब इवैल्यूएशन का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था जो हमने कवर किया है। अब हम आ रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में। मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं कि अप्रेजल क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे किया जाता है, मैम क्यों करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छे से देखना, बहुत ईजी है, ठीक है। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब क्या? परफॉर्मेंस और अप्रेजल दो वर्ड से बना है। अप्रेजल मतलब बेटा क्या होता है, एक तरीके से इवैल्यूएट करना, ठीक है। जैसे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस है, तुम्हारी परफॉर्मेंस का क्या होता है, अप्रेजल होता है। एट द एंड अभी तुम एग्जाम दोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाएगा, मतलब पता लगाया जाएगा कि तुमने कैसे परफॉर्म किया है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी तो भाई पता लगाएगी ना कि उसकी एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे उसको पता चल जाए कि किसको हमें प्रमोट करना है, किसको हमें ट्रांसफर करना है, किसको हमें और सिखाना है ना। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जिस्ट पता चला, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं ना। फिर आप लोग बहुत बोलते हो कि मैम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते ये वो। चलो, परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉय वर्क परफॉर्मेंस, मतलब वर्क परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना कि कितना अच्छा वो कर रहे हैं, हाउ वेल दे आर डूइंग देयर जॉब, व्हाट देयर स्ट्रेंथ, वेयर दे कैन इम्प्रूव। जैसे मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, मैंने पता लगाया कि तुम कैसा कर रहे हो एग्जाम में, तुम कहाँ किस सब्जेक्ट में वीक हो, तुम किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को। अब ऑर्गेनाइजेशन में भी तो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैम है, ऑफ कोर्स है, ये पता लगाने कि एम्प्लॉय कैसा कर रहा है, उसके पास कौन सी स्किल है, क्या पोटेंशियल है, उसको प्रमोशन देना चाहिए, उसको ट्रेनिंग और करवानी चाहिए, रिवॉर्ड, सब तो हम डिसाइड करेंगे। वही है, जैसे मैंने एग्जाम्पल तुम्हारे लिए लिया है, जिससे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड होता है, वैसे एम्प्लॉय का भी रिपोर्ट कार्ड होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसमें हम जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स देखते हैं और उसकी परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं कैसी है स्कूल में, वैसे ही एम्प्लॉय को भी हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि मेरा एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, क्या वो अच्छा काम कर रहा है, या अच्छा कर रहा है तो हम उसको क्या रिवॉर्ड दे, रिकॉग्नाइज करें, या अच्छा नहीं कर रहा है तो हम कैसे उसको ठीक करवा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्या है मैम, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करना है? अरे आप अपना सोचो, अपने आप को सोच के देखो कि आपकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल आपके स्कूल वाले क्यों करते हैं, कॉलेज वाले क्यों करते हैं मैम, ताकि वो पता लगा पाए कि हम कैसा कर रहे हैं। हाँ, तो वही यहाँ पे भी जानना है आपको कि कैसा एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि एम्प्लॉय अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तुम सोचो, तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कभी एम्प्लॉय का अप्रेजल करते ही नहीं हो, तो तुम पता लगा पाओगे कौन सा एम्प्लॉय अच्छा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन काम चोरी कर रहा है? नहीं मैम, नहीं पता लगा पाएंगे, तो करना पड़ेगा ना। तो ये जानने के लिए कि एम्प्लॉय कैसा कर रहे हैं, तुम्हें अप्रेजल करना पड़ेगा। दूसरा, टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड फॉर रिवॉर्ड्स एंड प्रमोशन। अब तुम्हारा अप्रेजल होता है एग्जाम के टाइम, वरना स्कूल कॉलेज वाले एग्जाम ले ही ना, लेते ही क्यों है एग्जाम आपका? ये जानने के लिए कि आपने साल भर क्या पढ़ा, क्या आपको कुछ समझ में आया, आप अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसलिए लेते हैं एग्जाम। तो इसीलिए हमने एम्प्लॉय का लिया, जानने के लिए कि भाई वो परफॉर्म कर रहा है, बढ़िया नहीं कर रहा है, इसलिए हमने उसका अप्रेजल किया। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे बेटा फ़ायदा ये होगा
कि जो अच्छा कर रहे हैं तो भाई उनको रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। अब जैसे तुम्हारे यहाँ कोई अच्छा तुम लोग करते हो परफॉर्म, तुम्हें फर्स्ट सेकंड का रिवॉर्ड मिलता है, जिससे तुम्हें लगेगा हाँ चलो कम से कम इन्होंने देखा तो इन्हें रियलाइज हुआ कि हम अच्छा कर रहे हो, हमें प्रेस करना चाहिए, हमें अलग से वैल्यू दी गई। तो वही है कि एम्प्लॉय को आप रिवॉर्ड दीजिए, उसको सैलरी बढ़ाइए, भाई जो मेहनत ज़्यादा कर रहा है उसकी सैलरी बढ़ाओ, उसको बोनस दो, उसको प्रमोशन दो हायर लेवल पे। तो इसलिए भी हम अप्रेजल करते हैं ताकि हम रिकॉर्ड हमें मिल पाए कि किसे हमें रिवॉर्ड देना है, किसे हमें प्रमोट करना है या किसे हमें ट्रेनिंग वगैरह देनी है। दूसरा, टू आइडेंटिफाई मिसप्लेस्ड एम्प्लॉय। सम टाइम क्या होता है, कुछ एम्प्लॉय गलत जगह रख दिए जाते हैं, मतलब उनका वो किसी और चीज़ के लिए बने होते हैं लेकिन हम उन्हें कोई और काम पे लगा देते हैं। दिस इज़ वेरी बैड। क्योंकि बेटा अगर आपने एम्प्लॉय को राइट प्लेस पे नहीं रखा है ना, ठीक है, जिसके लिए जो स्किल उसके पास है, मान लो उसके पास कंप्यूटर स्किल, आपने उसको क्रिएटिव वर्क में डाल दिया, सॉफ्टवेयर स्किल उसको क्रिएटिव वर्क में डाल दिया, वो नहीं कर पाएगा वहाँ पे अच्छे से काम, क्योंकि उसको वो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये भी हमें पता चल पाता है जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं कि कहीं कोई एम्प्लॉय मिसप्लेस तो नहीं है। तो वही है कि समटाइम एम्प्लॉयज आर इन रॉन्ग जॉब। अप्रेजल हेल्प करता है उनको राइट जगह प्लेस करने में। अगर मान लो कोई क्रिएटिव है, वो डेटा एंट्री रोल में लग गया है जो कि भाई बहुत बोरिंग काम है, तो हमें उसको फिर मार्केटिंग में शिफ्ट करना होगा। मैम पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि मैंने उसकी परफॉर्मेंस देखी, बहुत पुअर। मैंने रीज़न जानने की कोशिश की, आप क्यों अच्छा नहीं परफॉर्म करें, आपको ट्रेनिंग की कमी है, क्या लगता है आपको? उन्होंने मुझे बताया कि मैम मुझे गलत जगह रखा गया है, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे तो इस चीज़ में इंटरेस्ट था, मैंने तो इसमें अप्लाई किया था, आपके यहाँ जॉब नहीं थी तो आपके मैनेजर ने मुझे इसमें रख दिया है, इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ में नहीं अच्छा हूँ। तो हमने क्या किया, उसको उठा के वहाँ रखा जहाँ भाई वो अच्छा है। तो ये हो पाएगा तब जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करो, अदरवाइज आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कौन अच्छा कर रहा है कौन खराब कर रहा है, और कभी आप सही उसको रख भी नहीं पाओगे। दूसरा, चौथा है टू जज द पोटेंशियल एम्प्लॉय फॉर प्रमोशन। अगर आपको लगता है कोई बहुत अच्छा कर रहा है और वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू हमें ये जब एनालाइज होता है तो हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई वीकनेस एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स सब अच्छा नहीं पता चलेगा, अगर हमें ये भी पता चल रहा है कि एम्प्लॉय बहुत पुअर परफॉर्म कर रहा है, उसकी वो बहुत वीक है परफॉर्मेंस में, तो हम उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह कराएंगे, उसको गाइडेंस देंगे, उससे बातचीत करेंगे जिससे हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ। मान लो कोई कम्युनिकेशन स्किल किसी की बहुत वीक है, उसका सेल्समैन है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो हम उसको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो अगर हमें वीकनेस भी पता चलती है तो वीकनेस पता लगा के हम उसको इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। अब आता है आपका टॉपिक कि क्या मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। मैम कौन कौन से तरीके से हम परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकते हैं? तो बहुत सारे मेथड है जिससे आप परफॉर्मेंस का अप्रेजल कर सकते हो, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि हाउ वेल योर एम्प्लॉय आर डूइंग। तो पहला है एम्प्लॉय रैंकिंग मेथड। आपके स्कूल में भी रैंक वगैरह आती है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम एम्प्लॉय को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और रैंक देते हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। जैसे 10 एम्प्लॉय हैं तो 10 एम्प्लॉय में मैंने सबकी परफॉर्मेंस कंपेयर कर ली एक दूसरे से, सबसे अच्छा किसने किया, फिर मैंने उसको रैंक 1 दे दी, उसके बाद किसने अच्छा किया रैंक 2 दे दी। तो इस तरीके से हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। द बेस्ट एम्प्लॉय गेट द फर्स्ट रैंक एंड द रेस्ट। इट इज सिंपल एंड क्विक। लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज है, लाखों लोग हैं, तो तुम किसको कंपेयर करते फिरोगे? वहाँ तो नहीं पॉसिबल है, 10,000 नहीं पॉसिबल है। बट यहाँ कम है, 5-6 लोग हैं ग्रुप में, हमें पता लगाना है किससे बेस्ट किया है, उसको हमें रैंक 1 देनी, तो हम दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, हमें बस कंपेयर करना और हमें रैंक दे देनी है। तुम्हारे स्कूल में भी रैंकिंग होती होगी या ग्रेडिंग मैथड फॉलो होता होगा। आप स्पोर्ट्स खेलते तो वहाँ रैंकिंग होती है, आप देखते होगे जो फर्स्ट आया उसको रैंक 1, सेकंड आया, तो हम परफॉर्म देख लेते हैं कि जो बेस्ट कर रहा है वो रैंक 1 डिजर्व करता है, जो उसके बाद है वो 2 एंड ऑल। नेक्स्ट इज मेरिट ग्रेडिंग मैथड। मेरिट ग्रेडिंग मैथड में बेटा ग्रेडिंग करते हैं, मीन्स एम्प्लॉयज़ को डिवाइड कर देते हैं फिक्स कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। मतलब जैसी उनकी परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से हम उनको क्या करते थे, ग्रेडिंग कर देते हैं, कैटेगरी में, फिक्स कैटेगरी में डाल देते हैं। यहाँ एक एम्प्लॉय को रैंक 1 रैंक 2 ऐसे नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे ग्रेडिंग कर रहे हैं। जो ग्रेड ए के हिसाब के लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, उन सबको उठा के ग्रेड ए में डाला, जो उसके बाद है उसको ग्रेड बी में डाला। इस तरीके से हम ग्रेड्स बना लेते हैं। इट एज्यूम डैट नॉट एवरीवन परफॉर्म इक्वली। इसका मानना है कि सब इक्वली परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है,
कुछ अच्छा करते हैं, कुछ ख़राब करते हैं, हमें पता है। सो रेटिंग हम उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आपके यहाँ ग्रेडिंग कब होता होगा? A+B, A+, A, B, B+ होता है कि नहीं होता है? हाँ मैम होता है। जिसमें आप बहुत अच्छा करते हो उसमें आपको A+ मिलता है, ऐसे। तो ग्रेडिंग में डिवाइड करते हैं। तो मैनेजर डिसाइड इन एडवांस हाउ मेनी एम्प्लॉयज विल फॉल इन ईच कैटेगरी, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, एंड देन प्लेस एम्प्लॉय अकॉर्डिंगली। इसमें बेटा कैटेगरी बना लेते हैं पहले से ही। जैसे आपके स्कूल में तो चलो जिसने 90+ लाया तो हमने कैटेगरी बना ली, उसको A+ ग्रेड देंगे, है ना। इसी तरीके से एम्प्लॉय क्या कर लेता है, कैटेगरी बना लेता है कि हम एक्सीलेंट में सिर्फ 10 एम्प्लॉयज़ को डालेंगे, वेरी गुड में हम 20 को डालेंगे, गुड में हम 30 को डालेंगे, इसमें हम 40 को, मतलब जितने एम्प्लॉयज़ हैं उस हिसाब से वो सेग्रीगेट कर लेता है किस किस को, कितने लोगों को किस किस कैटेगरी में डालना है। फिर हम सबकी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि एक्सीलेंट के लायक कौन है, वेरी गुड के लायक कौन है, उस हिसाब से हम एम्प्लॉयज़ को डाल दें। जैसे 100 एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में, तो ग्रेडिंग रूल के हिसाब से हमने माना है कि 10 को हम आउटस्टैंडिंग रेट करेंगे, 20 को एज अबव एवरेज, 40 को एवरेज, 20 को बिलो एवरेज और 10 को एज पुअर। बस दिक्कत ये है इसमें कि मान लो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, 10 की जगह 12 एम्प्लॉयज़ हैं यार जो अब बहुत अच्छा काम किया, आउटस्टैंडिंग काम किया, बट देन टू सिंस हमने 10 ही को डालना तो हम सिर्फ 10 को डालें, फिर वो दो जो है वो ना चाहते हुए भी अबव एवरेज में ही आएंगे। या फिर कोई पुअर नहीं है पर देन टू हमने 10 डिसाइड किया तो किसी ना किसी 10 को तो हमें यहाँ डालना ही डालना है। तो ये थोड़ी दिक्कत है कि ग्रेड फिक्स हो जाता है तो हमें फिक्स के हिसाब से फिर वही चीज़ें करनी होती है, जिसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप गलत कर जाओ एम्प्लॉयज़ के साथ, वो डिमोटिवेट हो जाए कि हमने भी तो अच्छा किया था, देन टू हमें क्यों अबव एवरेज पे नहीं डाला गया है, आउटस्टैंडिंग पे क्यों नहीं कंसिडर किया। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल मैथड की थोड़ी डिमेरिट ये थी। नेक्स्ट इज अप्रेजल बाय रिजल्ट। रिजल्ट मतलब जो भी एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे आप बता दो कि उसने कैसा किया है, उसका रिजल्ट जो आया उसके बेसिस पे बता दो उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, ठीक है। इसे हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों गोल्स एक साथ डिसाइड करते हैं और एट द एंड ऑफ द पीरियड एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को उसी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि गोल्स पूरे हुए या नहीं। जैसे ये मैनेजर है और ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये लोग साथ में बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि टारगेट क्या होना चाहिए। जैसे मैनेजर बैठा और मैनेजर ने सबके साथ डिसाइड किया कि आने वाले टाइम पे जो सेल्स टारगेट है वो हम सब लोग 5000 रखेंगे, 5000 सेल्स टारगेट रखेंगे आने वाले मंथ में। और इसके हिसाब से करना ये है कि पर्टिकुलर हमारे यहाँ 5 एम्प्लॉय हैं तो 5 एम्प्लॉय को 1000 की सेल वगैरह का टारगेट पूरा करना है, ऐसे ऐसे मान लो उन्होंने रखा। तो ये लोगों ने सबने मिलकर डिसाइड किया कि ऐसे से होगा। अब हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे कि क्या उसने 1000 का रिजल्ट अचीव किया। जिसने अचीव किया भाई वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, जिसने नहीं किया वो पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अप्रेजल बाय रिजल्ट आपका ये है, ठीक है। ये मेथड हो गया आपका अप्रेजल बाय रिजल्ट। इसके बाद एक और तरीका हो सकता है कि अप्रेजल बाय सुपीरियर स्टाफ, कि हम सुपीरियर स्टाफ से मतलब जिसका बॉस है वही बता दे कि मेरा अंडर का एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस उसके इमीडिएट सुपीरियर बताएंगे, ठीक है। मतलब जैसे मैं हूँ, मैं किसी की बॉस हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉय को काम दिया, टास्क दिया, अब मैं बताऊंगी कि उसने मेरा टास्क सही से पूरा किया नहीं किया, क्या वो अच्छा है क्या वो नहीं है, तो मैं बताऊंगी। तो मैं अप्रेज कर रही हूँ परफॉर्मेंस को एज अ सुपीरियर, तो इसको बोलते हैं अप्रेजल बाय सुपीरियर स्टाफ, ठीक है। जैसे रिया की टीम लीडर, रियाज टीम लीडर इवेल्युएट हर वर्क सिंस ही इंटरेक्ट विद हर डेली एंड नोज द परफॉर्मेंस बेट। जैसे तुम्हारे टीचर तुमसे रोज इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी आ जाए पूछ ले कि ये बताइए ये बच्चा कैसा है, तो वो बता देंगे कि ये बच्चा ऐसा है, क्योंकि वो तुमसे डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि तुम कैसा करो, वो तुम्हें डेली टास्क देते हैं तो उन्हें पता रहता है कि तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वो तुम्हारे बारे में सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट इज 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल मतलब एक मॉडर्न कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कि हम सिर्फ सुपीरियर से नहीं पूछेंगे कैसा कर रहा है, या हम सिर्फ मैनेजर के साथ गोल सेट करके पूरा हुआ नहीं हुआ इससे नहीं करेंगे, रैंकिंग कर देंगे रैंडम, ऐसा नहीं। हम सबसे इवैल्यूएशन लेंगे, मतलब तुम्हारे साथ जो काम करते हैं उनसे पूछेंगे तुम कैसा परफॉर्मेंस है, तुम्हारा बिहेवियर क्या है, तुम्हारे मैनेजर से भी पूछेंगे, तुम्हारे बॉस से भी पूछेंगे, ठीक है, तुमसे भी पूछ लेंगे, तो सबसे पूछ के हम इवैल्यूएट करेंगे कि तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो फीडबैक जो है इस मेथड में मल्टीपल सोर्सेज से लिया जाता है, सिर्फ बॉस से नहीं। तो एम्प्लॉय को कौन इवैल्यूएट करेगा, उसके बॉस, उसके सबऑर्डिनेट मतलब उसके जो टीम मेंबर्स हैं, उसके पीयर्स जो उसके कोवर्कर्स हैं, कस्टमर मतलब कस्टमर से भी इंटरेक्ट करता होगा वो, तो कस्टमर से भी पूछेंगे कि आपको ये सेल्स पर्सन कैसे लगते हैं, इनको रेट करिए, है ना। और इवन उसका खुद का भी अप्रेजल इन्वॉल्व हुआ। इससे हमें कंप्लीट ऑल
राउंड व्यू मिल जाता है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का। मतलब हो सकता है यार बॉस जो है वो बायस हो जाए, वो अच्छा परफॉर्म कर भी रहा हो एम्प्लॉय फिर भी उससे ग्रजेस रखता है, इसलिए वो ना बोले बेकार है। बट हमने जब उसके कलीग से पूछा, उन्होंने बताया नहीं बहुत अच्छा परफॉर्म, हमने कस्टमर से पूछा, दे आर वेरी सेटिस्फाइड, तो हमें पता चल गया कि उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी है। तो इसीलिए 360 डिग्री अप्रेजल बहुत ही अच्छी अप्रोच है कि आप सबसे पूछ के इवैल्यूएट करिए कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो आपने कितने मेथड समझे? आपने बहुत सारे समझ लिए हैं, 5 समझे हैं आपने। पहला था एम्प्लॉयर रैंकिंग मेथड, मेरिट ग्रेडिंग मेथड, अप्रेजल बाय रिजल्ट, अप्रेजल बाय सुपीरियर स्टाफ एंड 360 डिग्री अप्रेजल। ठीक है, तो ये था आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कवर हो गया है। नेक्स्ट आ रहे हैं हम जॉब इनलार्जमेंट पे, और जॉब इनलार्जमेंट के साथ एक चीज़ और है आपकी, वो है जॉब एनरिचमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है जॉब इनलार्जमेंट? बहुत ही आसान है, सुना है आपने, कुछ नहीं है कि बहुत नया वर्ड है। इनलार्ज मतलब और बढ़ाना। ठीक है, तो बेटा जब जैसे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वो एक काम कर रहा है, बोर हो रहा है, उसको मैंने पैकेजिंग में डाला है, वो सिर्फ रैपर लगाता है, वो बोर हो गया, उससे बोला यार मैम मुझे बहुत बोरियत फील होती है, मैं बस दिन भर रैप करता रहता हूँ, कागज़ लगाता रहता हूँ। मैंने कहा एक काम करो, तुम्हें बोरियत हो रही है ना? बोला हाँ। एक काम करो, तुम सिर्फ रैप मत करो, तुम उस पर स्टिकर लगाओ, स्टिकर पे तुम नाम मेंशन करो, उसमें तुम एक काम करो कि उसको वहाँ से उठा के उस जगह सप्लाई करो। ठीक है, तुम ये सारे काम भी देख लो। तो मैंने क्या किया, उसके काम को बढ़ा दिया कि अब उसको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, चलो पैकेज करना है, स्टिकर लगाना है, लिखना भी है, वहाँ भी पहुँचाना है, तो अब उसको ना थोड़ा सा बोरियत कम फील होगी कि नहीं होगी? यस मैम। अब मैं तुमको बोलूँ तुम हर दिन इंग्लिश पढ़ो, तुम पागल हो जाओगे, मैम हर दिन इंग्लिश पढ़ता हूँ। मैंने कहा एक काम करो, तुम और सब्जेक्ट पढ़ो, तुम इंग्लिश भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ो, तुम ये पढ़ो, तो तुम्हें एक लगेगा हाँ चलो मेरा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है, मैं ये भी कर ले रहा हूँ, वो भी कर ले रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। तो जॉब इनलार्जमेंट में मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय को हम मोर वर्क देते हैं, मतलब और ज़्यादा काम देते हैं, लेकिन याद रखना सेम टाइप का काम होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम उसको बहुत हाई लेवल का काम दे रहे हो, लो लेवल का काम कर रहे हो तो उसको ऊपर पहुँचा दे रहे हो, नहीं, सेम लेवल नहीं बदलोगे, मोर वर्क दोगे लेकिन सेम टाइप का काम दोगे टू मेक देयर जॉब लेस बोरिंग एंड मोर सेटिस्फाइंग। काम तो यही है, मतलब जॉब इनलार्जमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि तुम्हारे काम को बोरिंग कम बनाना और एटलीस्ट तुम्हें सेटिस्फाई करना। ठीक, तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि मोनोटनी मतलब बेटा बोरियत, ठीक है, बोरियत को कम करने के लिए किया जाता है। एंड टू मेक अ एम्प्लॉय फील मोर इन्वॉल्व इन देयर वर्क। जैसे मान लो एक पर्सन है कंपनी में, वो सिर्फ बुकिंग ऑर्डर को हैंडल करता है कि उसको ऑर्डर बुक करना है, वो भाई बोर हो गया कि ऑर्डर बुकिंग को ही हैंडल करना है मुझे। हमने क्या किया, उसकी जॉब इनलार्जमेंट कर दिया, मतलब हमने उसको और काम दे दिए, जैसे कि तुम डिलीवरी शेड्यूल भी हैंडल कर लो, तुम कस्टमर से फॉलो अप भी ले लो। तो काम जो है ना वो कहीं ना कहीं तुम्हारा देखो डिलीवरी बुकिंग के ही इर्द गिर्द है, मतलब अलग कोई काम नहीं दिया है, बस उसी काम में और चीज़ें टास्क जो है वैसे सिमिलर बढ़ा दिए हैं। इस चीज़ की जॉब अब और बड़ी हो गई, मतलब और भी उसको काम करने को मिल गए सेम स्किल के। ऐसा नहीं कि उसको कुछ सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, नहीं, सेम स्किल का है। अभी वो सिर्फ बुकिंग हैंडल कर रहा था, अब वो कस्टमर से भी पूछ ले रहा है, डिलीवरी भी शेड्यूल कर दे रहा है, तो उसके लिए काम अब बोरिंग कम हो गया और वो आप खुश रह गया, सेटिस्फाइड हो गया कि चलो एक ही काम नहीं करना है, और भी चीज़ें हैं जिससे आप थोड़ा सा माइंड मेरा डाइवर्ट होगा। जॉब इनलार्जमेंट की रेलेवेंस मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? पहला, क्यों कर रहे हैं हमने पहले बताया आपको, मोनोटनी कम करने के लिए, बोर्डम कम करने के लिए, क्योंकि जब आप एक काम बार बार करते हो तो आप बोर हो जाते हो, तो इसीलिए हमने आपको सेम स्किल के और काम दे दिए, जिससे अब आप बोर कम होगे और एक्टिव फील करोगे, इंटरेस्ट आएगा आपको, एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब आपको और नए नए टाइप के टास्क करने को मिलेंगे तो आपको अपने काम में इंटरेस्ट आएगा और नेचुरली तुम मोटिवेट रहोगे। हेल्प इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बाय परफॉर्मिंग मोर टाइप ऑफ टास्क एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली लर्न न्यू स्किल एंड बिकम मोर कैपेबल। इट ऑल्सो प्रिपेयर देम फॉर प्रमोशन और न्यू रोल। जब वो बहुत सारे टास्क करता है, सिमिलर टाइप ऑफ टास्क करता है, तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं मोटिवेट रहता है। जब मोटिवेट रहता है तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, जब बेस्ट देने की कोशिश करता है तो वो नई नई चीज़ें सीखता है, क्योंकि भाई अब पहले तो उसको सिर्फ पैकिंग आती थी, अब उसको बुकिंग शेड्यूल करना भी आने लग गया, अब उसको कस्टमर से बात करना भी आने लग गया। तो हमें अगर लगेगा कि हम इसको हायर पोजीशन पे कहीं पोस्ट कर सकते हैं तो वो हम कर पाएंगे।
रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर, ऑफ कोर्स एम्प्लॉय खुश है, सेटिस्फाइड है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो एब्सेंट होगा या छोड़ के जाएगा या दुखी रहेगा, नहीं, क्योंकि अभी वो क्या है, सेटिस्फाइड है, तो उसको हमने इसीलिए हमने जॉब इनलार्जमेंट किया है, जिससे वो बोर ना हो, है ना। नेक्स्ट आता है जॉब इनरिचमेंट। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है जॉब इनरिचमेंट जॉब इनलार्जमेंट एक ही चीज़ है, नहीं, एक चीज़ नहीं है। जॉब इनलार्जमेंट में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम दायरा बढ़ा रहे हैं, दायरा बढ़ा रहे हैं मतलब हम सेम टाइप ऑफ या सेम स्किल ऑफ वर्क को और दे रहे हैं एम्प्लॉय को ताकि वो बोर ना हो। जॉब इनरिचमेंट मतलब होता है गिविंग एन एम्प्लॉय नॉट मोर वर्क, ज़्यादा काम नहीं देना है, बट मोर पावर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें यहाँ ज़्यादा क्या देना, उसको पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ज़्यादा देनी है, जिससे वो उसको लगे कि उस पर भरोसा किया जा रहा है, वो मोटिवेट रहे और सेटिस्फाइड रहे। जैसे मान लो कोई पर्सन है कंपनी में, वो सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करता था पहले, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, जॉब इनरिचमेंट कर दिया, मतलब उसको ऐसी पावर दे दी कि तुम सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं चेक करोगे, तुम्हें एक पावर है कि तुम क्या करो कि अगर तुम्हें लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो तुम वो चीज़ें करवाओ, वर्कर को उसकी ट्रेनिंग दो। इससे क्या होगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल फील होगा कि भाई मैं सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं चेक कर सकता हूँ, प्रोडक्ट खराब है तो प्रोडक्ट को सही करवाना, एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देना, उनको ट्रेनिंग देना, मैं ये भी कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास ये पावर आ गई, मेरे पास ये अथॉरिटी आ गई है, मेरे पास ये जिम्मेदारी आ गई है। तो ये क्या होता है, ये होता है जॉब इनरिचमेंट, मतलब मोर अथॉरिटी एंड पावर तुम्हें दी गई है, ना कि सिर्फ काम का लोड तुम पे बढ़ाया गया, काम नहीं बढ़ाया गया तुम्हें कि ये भी कर लो वो भी कर लो वो भी कर लो, नहीं, तुम्हें और पावर दे दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, तुम प्रोडक्ट क्वालिटी तो चेक करो, लेकिन तुम्हारे पास अथॉरिटी है, अगर नहीं क्वालिटी समझ में आती है तुम इंस्ट्रक्शन दे के प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करवा सकते हो, वर्कर तुम्हें फॉलो करेंगे। सो ये हो गया आपका जॉब एनरिचमेंट, ठीक है। तो जॉब एनरिचमेंट से भी बोर्डम मोनोटनी खत्म होगी, क्योंकि सेम रूटीन वर्क करोगे डेली तो बोर तो होगे। जॉब एनरिचमेंट से तुम्हारे पास पावर आई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि तुम डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हो, तुम मेंटली इंगेज हो सकते हो, ये फायदा। वहां पे सिर्फ फिजिकली इंगेज हो रहे थे क्योंकि और टास्क कर रहे थे, यहाँ पे तुम मेंटली इंगेज किए गए हो कि सिर्फ आपको काम नहीं करना है, आपको डिसाइड भी करना है, आप डिसीजन मेकिंग में भी आ गए हो। इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, आपके जॉब का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है जब एम्प्लॉय को लगता है कि उन पे भरोसा किया जा रहा है ना, उनको इंपॉर्टेंट टास्क दिए गए हैं, उनको और अथॉरिटी दी गई, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो ऑफकोर्स वो लॉयल फील करेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, जब तुम लॉयल हो, खुश हो, तुम्हें अथॉरिटी मिली, तुम्हें पावर मिली, तो क्या जॉब छोड़ दोगे, क्या क्विट कर दोगे? नो मैम, नहीं छोड़ेंगे, मज़ा आएगी भाई, पावर में है, हमें लोग फॉलो कर रहे हैं, क्यों हम छोड़ेंगे, ठीक है। तो ना तुम छोड़ोगे, ना तुम जाओगे, ना ज़्यादा एब्सेंट होगे। नेक्स्ट है तुम्हारा मोटिवेशन अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी, ये तुम्हें भी पता है यार, तुम्हें पावर मिल रही है डिसीजन की, प्लानिंग की, तो तुम्हें क्या है, मोटिवेशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बेटर वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, जॉब इन्वायरमेंट डेवलप करता है एक पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे साथ जो लोग हैं उन्हें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी है, हमें उन्हें साथ काम करना है, हमें उनके साथ वर्क करना है, उनको फॉलो करना है, तो एक टीम के हिसाब से आप काम कर पाओगे, तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट हो पाएगा। तो जॉब एनरिचमेंट का टॉपिक क्लियर हुआ कि जॉब एनलार्जमेंट में मोर वर्क, ठीक है, मोर वर्क ऑफ सिमिलर स्किल, किस में था, ये जॉब एनलार्जमेंट में था। लेकिन तुम्हारा जॉब एनरिचमेंट में चीज अलग है, यहां पे मोर वर्क की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है मोर पावर और मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिससे तुम क्या हो जाओ, खुश हो जाओ, बोरियत ना फील करो, तुम्हें लगे यार तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग की पावर है, सिर्फ तुम्हें काम नहीं करना, तुम्हें तो डिसाइड भी करना है, तुम्हें तो लोगों को काम असाइन भी करना है, तो तुम उस लेवल पे मोटिवेट और खुश रहोगे। तो अब डिफरेंस देख लेंगे, हो सकता है तुम्हारे में डिफरेंस ही आ जाए। तो क्या डिफरेंस है आपका जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट? पहला, नेचर की बात करें तो इट इन्वॉल्व एक्सपेंशन और हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑफ वर्क। भाई वर्क और तुम्हें दिया गया है, ठीक है, तुम्हारी कोई पोजीशन नहीं है, ये है तुम्हारे पास काम, तुमको और हॉरिजॉन्टल और मतलब और तुम्हें काम पकड़ा देंगे सिमिलर टाइप के। यहाँ पे क्या है, जॉब एनरिचमेंट में वर्टिकल लोडिंग होती है। वर्टिकल लोडिंग मतलब तुम्हारे पास अभी यहाँ पे तुम्हारे पास पावर थी, तुम ये कर रहे थे, अब तुमको और पावर दे दी गई, तो तुम्हारे पास वर्टिकल लोडिंग हुई है काम की, ना कि हॉरिजॉन्टल।
अंडर इट मोर टास्क ऑफ सिमिलर नेचर दिए जाते हैं, और अंडर दिस क्वालिटी ऑफ जॉब इज इम्प्रूव, मतलब चैलेंजिंग टास्क देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टास्क देंगे, जिसे तुम डिसाइड करो, दिमाग लगाओ, वो टास्क तुम्हें दिए जाएंगे। पर्पस की बात की जाए तो मेन क्यों करते हैं हम जॉब एनलार्जमेंट, ताकि हम मोनोटनी रिड्यूस कर पाएँ, है ना, कि भाई वर्कर को लगे हम सेम काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, तो हम उसकी मोनोटनी को रिड्यूस करने के लिए देते हैं। यहाँ पे क्या है पर्पस, सेटिस्फाई बनाने के लिए, जॉब को सेटिस्फाई बनाने के लिए और चैलेंजिंग बनाने के लिए, कि जॉब थोड़ी चैलेंजिंग होगी, कि हमें भाई डिसाइड भी करना है, हमें तो डिसीजन, हमें तो प्लानिंग भी करनी है। उससे क्या होगा, जब चैलेंजिंग चीज़ें एम्प्लॉय के पास आएंगी तो वो मोटिवेट रहेगा और अपना बेस्ट दे पाएगा। इसके अलावा स्किल रिक्वायर्ड की बात करें तो यहाँ पे कोई एडिशनल स्किल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई तुम्हें हायर लेवल ऑफ जॉब में नहीं डाला है कि तुम्हें हाई लेवल स्किल अब चाहिए। बट यहाँ पे बात की जाए तो हायर लेवल स्किल चाहिए, क्योंकि अब तुम प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में आ रहे हो। डायरेक्शन एंड कंट्रोल की बात करें तो डज नॉट रिड्यूस द नीड फॉर डायरेक्शन एंड कंट्रोल बाय द सुपरवाइजर, तो सुपीरियर तुम्हें यहाँ पे सुपरवाइज करेगा, क्योंकि तुम्हें और काम दिया गया है ना, तुम्हें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी कि सुपीरियर तुमको सुपरवाइज नहीं करे, वो देखेगा कि तुम बाकी काम भी सही से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे डायरेक्शन और कंट्रोल की नीड जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि अब तुमको एज अ डिसीजन मेकर, एज अ प्लानर रखा गया है कि तुम खुद डिसाइड करोगे, खुद गाइड करोगे, तुम खुद ही उस पोजीशन पे अब आगे हो, तो इतना तुम्हें अब सुपीरियर तुम्हारा नहीं डायरेक्शन या कंट्रोल करेगा, अब तुम खुद ही चीज़ों को डायरेक्शन और कंट्रोल करने की उसमें आ गए हो पोजीशन में। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे नेचर, कंटेंट, पर्पस, स्किल रिक्वायर्ड एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल के बेसिस पे। लास्ट जो टॉपिक है आपका वो है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मतलब क्या, बहुत ईजी है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मतलब हाउ हैप्पी, सेफ, कंफर्टेबल, सेटिस्फाई एम्प्लॉय फील इन देयर वर्क प्लेस, मतलब उसकी जो वर्क लाइफ है, जो वर्क लाइफ है मतलब जो वो काम कर रहा है, वर्क लाइफ तो वही है कि वर्क लाइफ मतलब काम करने की ज़िंदगी, काम करने के दौरान का जो कल्चर है, जो लाइफ आपको मिल रही है, वो आपकी कैसी, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या आप जब अपनी वर्क लाइफ में खुश हो, कंफर्टेबल हो, आपको अच्छा लगता है अपने वर्क इन्वायरमेंट में, वही है आपका वर्क लाइफ। मीन्स कितना अच्छा, सेफ, कंफर्टेबल, सेटिस्फाई एम्प्लॉय फील। बहुत लोग को तुम देखते हो कि उनकी वर्क लाइफ, कहते नहीं वर्क लाइफ बैलेंस बहुत खराब है मेरा, मतलब मैं अपने काम में मुझे बहुत बोरियत फील होती है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यार, बहुत देर तक रोकते हैं, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, तो मतलब वो वर्क लाइफ उनकी अच्छी नहीं, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ खराब है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मतलब कितना अच्छा तुम्हें फील होता है, सेफ, कंफर्टेबल, हाउ इज हैप्पी, सेफ, कंफर्टेबल, सेटिस्फाइड यू फील इन द वर्क प्लेस, दिस इज व्हाट, दिस इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। एलिमेंट्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, पहला हेल्थ, सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉय शुड वर्क इन अ क्लीन, सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। भाई क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी होगी अगर तुम अच्छे इन्वायरमेंट में, सेफ क्लीन इन्वायरमेंट में काम करोगे, मतलब भाई तुम ऐसी कंपनी में जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर है, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं तुम्हें चोट लग रही है, कोई लाइट नहीं प्रॉपर है, तुम्हारी आंखें फूटी जा रही हैं, तो भाई क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ख़राब होगी। तो सबसे पहला है कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी वर्क लाइफ चाहिए तो सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशन। दूसरा कंपनसेशन फेयर हो, मतलब कि जो भी तुम्हें सैलरी मिल रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो फेयर हो। जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय शुड फील स्टेबल इन देयर जॉब विदाउट फियर ऑफ सडन लॉस, मतलब तुम्हें ये डर नहीं होना चाहिए कि अरे यार मुझे तो लॉस हो गया है ना, उसके चक्कर में तुम परेशान हो। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, तुम स्टेबल फील करो, तभी तुम्हारी वर्क लाइफ हम कहेंगे अच्छी है। अगर तुम्हें डर ही लगा रहा है हर दूसरे पल कि मुझे निकाल दिया जाएगा, मेरे यहाँ पे टाइम बहुत कम है, ऐसा है वैसा है, तो फिर तो तुम नहीं अच्छा कर पाओगे। जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज शुड एंजॉय देयर वर्क एंड फील सेटिस्फाइड विद देयर रोल, एम्प्लॉयज़ को अपना काम एंजॉय करना हो, है ना, वो सेफ फील करें, वो सेटिस्फाइड फील करें, तो भी हम कहेंगे उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी है। वर्क लाइफ बैलेंस हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि सिर्फ काम में ही उलझे हुए हैं, फैमिली के लिए भी टाइम हो, रेस्ट भी कर पा रहे, पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम हो, है ना, तो इस तरीके से भी वर्क लाइफ बैलेंस है, तो हम कहेंगे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी है उसकी। दूसरा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी होगी, एम्प्लॉय तभी ज़्यादा खुश होगा जब उसको लगेगा कि आप मुझे सीखने को मिल रहा है, मुझे प्रमोशन मिल रहा है, मेरी कुछ ग्रोथ है, मुझे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया जा रहा है ना, मुझसे सजेशन लेते हैं, आपको लीडरशिप सुपरविजन अच्छा मिलेगा, तभी हम कहेंगे आपकी वर्क लाइफ की क्वालिटी अच्छी है। हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट है, गुड रिलेशन, आपका पीयर के साथ, आपके वर्कर्स के साथ, मैनेजर के साथ, सबके साथ अच्छा रिलेशन है, तभी आप अच्छा फील करोगे अपने काम पे, तभी आप सेटिस्फाइड रहोगे। वेलफेयर फैसिलिटीज़, कैंटीन, रेस्ट रूम, मेडिकल, ये सब एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए जिससे उनकी वर्क लाइफ को हम इम्प्रूव कर पाएँ। तो कौन कौन से फैक्टर हैं
जो वर्क लाइफ को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट, अगर अच्छा होगा तो भाई क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी होगी, वरना नहीं होगी। फेयर कंपनसेशन, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सब अगर हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी होगी, आप हैप्पी फील करोगे, मोर सेटिस्फाइड फील करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, तो यही है बेटा आपका टॉपिक, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। बहुत सिंपल टॉपिक है, वो बहुत ईजी है, बहुत अच्छा भी है। अपने आप से लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि अपने आप से नहीं सकते, खुद से लिखना कि तुम्हारे अगर काम करने जाते हो तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ किन किन फैक्टर से अफेक्ट होगी, क्या क्या तुम्हें लगा कि ये है तो मेरी लाइफ वर्क लाइफ अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, तो वो सारे फैक्टर मेंशन कर देना। और क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ तुम्हें पता ही है कि कितना एम्प्लॉय को अच्छा लगता है, फील सेटिस्फाइड, हैप्पी, कंफर्टेबल इन द वर्क प्लेस, इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्लियर? सो इसमें जो टॉपिक थे, सबसे पहले वो जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देख के जाना, इसमें तो दिखता नहीं है ना। जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनलार्जमेंट देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक तो देख ही लेना, और इसके अपार्ट भी सारे टॉपिक को गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है। सो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, PDF यहीं पे मिल जाएगी, और कोई भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, और जैसे सपोर्ट करो वैसे सपोर्ट करते रहो। सी यू नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू।